एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इससे पहले हमने डेवलपमेंट के बारे में बात की, डेवलपमेंट की स्टडीज़ के बारे में बात की और उससे रिलेटेड जो एनवायरमेंटल थियरी जो है, इकोलॉजिकल थियरी जो है, बाय बैन फ्रॉन ब्रेनर, उनके बारे में हमने बात की। उसके अलावा आज जो है हम बात करेंगे साइको एनालिटिकल और साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थियरी दैट इज़ गिवन बाय सिगमंड फ्रॉयड, जिसको हिंदी में मनोविश्लेषण सिद्धांत बोला जाता है। और इनके जो जनक थे, इस थियरी के जो जनक जो हैं वो हैं सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड बेसिकली रिलेट करते हैं साइको एनालिसिस से। साइको एनालिसिस बेसिकली एक टेक्निक होती है, बट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द साइको एनालिटिकल और साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थियरी। जो सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सिगमंड फ्रॉयड जो है उन्होंने अलग अलग टर्म्स दी हैं जो रिलेटेड हैं किससे, साइको सेक्सुअल और साइको एनालिटिकल डेवलपमेंट से। सो इस टू फेमस बुक्स आर The Interpretation of Dreams. Interpretation of Dreams is written or published in 1899, and Ego and the Id. The Ego and the Id was published in 1923. You have to remember that Ego and the Id was in 1923, and उससे 24 साल पहले अगर बात करें तो 1899 में द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रीम्स। ठीक है, सबसे पहले उनको सपना आया, उसके बाद इन्होंने ईगो और इड के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया। वी कैन रिमेंबर लाइक दिस। द नेक्स्ट थिंग, फ्रूड फ्रॉयड जो हैं, फ्रॉयड की साइको एनालिसिस की अगर बात करें तो इन्होंने लाइफ इंस्टिंक्ट्स और डेथ इंस्टिंक्ट्स की बात की है। इंस्टिंक्ट्स जो होती हैं हमारी, जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं किसी भी इंसान की, तो उनके बारे में बात की है। और वो कहते हैं कि देर आर टू काइंड ऑफ इंस्टिंक्ट्स आर देयर। वन इज़ लाइफ इंस्टिंक्ट एंड अनदर वन इज़ डेथ इंस्टिंक्ट। लाइफ इंस्टिंक्ट्स को इरोज बोला जाता है और थैनेटोस बोला जाता है किसको, डेथ इंस्टिंक्ट्स को। सो ही डिस्कस्ड अबाउट लाइफ इंस्टिंक्ट एंड डेथ इंस्टिंक्ट्स। लाइफ इंस्टिंक्ट्स जो हैं, इरोज जो हैं, वो बेसिकली डील करते हैं हमारी बेसिक सर्वाइवल से। जो हमारा जीवन है उसको, उसका जो बेसिक सर्वाइवल जो है, ठीक है, उसके साथ डील करती हैं। जो हमारी बेसिक प्रवृत्तियाँ होती हैं, जैसे कि प्लेजर सीकिंग होते हैं हम, ठीक है, हंगर जो है वो हमें, हमारा जो है बेसिक इंस्टिंक्ट्स है में काउंट होता है। और लाइफ इंस्टिंक्ट इसको बोल सकते हैं। सेक्स इज देयर। सो दीज आर द बेसिक इंस्टिंक्ट्स ऑफ वी कैन से लाइफ इंस्टिंक्ट इरोज। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो प्रवृत्तियां हमें डेथ की तरफ लेके जाती हैं, ठीक है, डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाती हैं, हमारे विनाश की तरफ लेके जाती हैं, दोज आर रिलेटेड टू डेथ। ठीक है, वो होती हैं थैनेटोस, और हम बोलते हैं उनको डेथ इंस्टिंक्ट्स। सो दीज डेथ इंस्टिंक्ट्स आर जनरली टेक अस टू द डेथ। एंड लाइफ इंस्टिंक्ट्स बेसिकली प्रोड्यूस क्रिएटिविटी, रिप्रोडक्शन और सेल्फ प्रिजर्वेशन। these this life instinct are these life instincts are the cause of creativity, reproduction and self preservation। और जो है डेथ इंस्टिंक्ट्स जो होते हैं वो डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाते हैं, रिग्रेशन की तरफ, और सेल्फ डिस्ट्रक्शन वी कैन से। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस टू पॉइंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर साइकी और द बेसिक पर्सनैलिटी ऑफ ह्यूमन, जिसमें फ्रॉयड कहते हैं कि जो ह्यूमन साइकी जो है, ह्यूमन स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सनैलिटी है, उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, ईड, ईगो और सुपर ईगो। ये तीनों काम करती हैं ह्यूमन के और किसी भी जनरल एक इंसान की लाइफ में। अकॉर्डिंग टू दिस ईड, ईगो एंड सुपर ईगो, वी हैव डिफरेंट अजम्पशंस, और उनके उसी के तरीके से हम इनको इन तीनों को समझेंगे। इड क्या है, ईगो क्या है, ईद या ईगो, ईद सॉरी, ईद बोलते हैं या फिर ईड बोलते हैं इसको, ईगो और सुपर ईगो। ईड जो है वो एक तरीके से जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, ठीक है, उनके पे काम करती है। जैसे कि अगर हमारे मन में कोई चीज़ आई, ठीक है, या फिर हमारे दिमाग में आया कि हमें भूख लगी हुई है, मान लो, ठीक है, बच्चे को अगर भूख लगी हुई है तो ये बेसिक इंस्टिंक्ट है, ठीक है, तो ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करती है। ईड जो है हमारे प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करती है, जो हमें अच्छा लगता है वो हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ईगो जो है,
ईगो बेसिकली टेल्स अस व्हाट इज़ द रियलिटी। अगर मान लो बच्चे के मन में आया कि वो अभी टिफ़िन खोल के खाना खा ले, ठीक है, क्लास में बैठा हुआ है, क्लास इज़ गोइंग ऑन एंड जो चाइल्ड है वो सोचता है कि टिफ़िन खोल के खाए वो खाना, ठीक है। लेकिन देन उसकी ईगो जो है वो काम करती है एंड ईगो टेल्स द रियलिटी कि इस क्लास में खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है। ये उसको रियलिटी बताती है उसकी ईगो। लेकिन जो सुपर ईगो है वो उस बच्चे को मोरालिटी के बारे में बताती है, ठीक है, कि क्यों नहीं खाना चाहिए, ये गलत है या फिर सही है, क्लास में खाना खाना गलत है या फिर सही है। ये कौन बताता है उनको? सुपर ईगो। तो अगेन एक बार फिर से समझते हैं हम कि जो इड जो है, इड इज़ बेसिकली डील्स विद द इंस्टिंक्ट्स। और ये जो इंस्टिंक्ट्स हैं ये जो प्लेजर सीकिंग होते हैं, ठीक है, हम प्लेजर सीकिंग प्रिंसिपल पे काम करते हैं इड अगर जब काम कर रही होती है, ठीक है। उसके अलावा इड को बेसिकली डेविल इन अ मैन बोला जाता है, क्योंकि ये इड के बेस पे अगर कोई काम करेगा तो वो कुछ भी गलत या सही में फ़र्क नहीं कर पाएगा और कुछ भी कर सकता है वो, ठीक है, बेसिकली क्योंकि वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। उसके अलावा ईगो जो है, ईगो बताता है उसको कि व्हाट इज़ द रियलिटी, ठीक है। वो एक इंसान को इंसानी तौर पे उसको रियलिटी शो करता है, रियलिटी बताता है कि ये रियलिटी है, ठीक है। और जो सेटिस्फाई करता है क्या? इड की नीड्स को, ठीक है। उसके अलावा सुपर ईगो जो है वो मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि सुपर ईगो टेल्स अस लाइक व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ठीक है, मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। और सुपर ईगो को एंजल इन अ मैन माना जाता है, ठीक है। सो इट इज़ डेविल इन अ मैन, ईगो इज़ मैन इन अ मैन, और सुपर ईगो इज़ एंजल इन अ मैन। आई होप दिस इज़ अंडरस्टूड, समझ में आ गया होगा अच्छे से। सो इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड जो है वो लाइफ इंस्टिंक्ट्स पे या जो हमारे इंस्टिंक्ट्स हैं उन पे काम करती है, प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करती है। ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे रियलिटी शो करती है हमें। और सुपर ईगो जो है वो मोरालिटी बताती है कि दिस इज़ राइट एंड रॉन्ग एंड यू हैव टू डू दिस और नॉट टू डू दिस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसका। समवन इज इफ समवन इज वांट टू डू समथिंग, ठीक है, और कुछ उसको चाहिए, मान लो अभी उसका मन कर रहा है किसी भी चीज़ को खाने का, हो सकती खाने की चीज़ हो सकती है या फिर पीने की होती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कुछ करने का हो सकता है। तो वो इड जो है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई कहता है कि आई वॉन्ट इट नाउ, मुझे अभी चाहिए ये चीज़, ठीक है, लेकिन जो ईगो है फिर वो बीच में आती है और वो कहती है कि यू नीड टू डू अ प्लानिंग टू गेट समथिंग, ठीक है, तुम्हें कोई प्लान करना पड़ेगा किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या किया यहाँ पे, इड की जो नीड थी उसको क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया इसने। अब यहाँ पे क्या आता है, सुपर ईगो आती है, और सुपर ईगो जो है वो कहती है कि यू कैन नॉट हैव इट्स यू कैन नॉट हैव इट एंड इट्स नॉट राइट, ठीक है। अब जो सुपर ईगो है वो यहाँ पे बात करती है कि यू कैन नॉट हैव इट, इट इज़ नॉट राइट, यानी कि ये उसको राइट और रॉन्ग के बारे में बताती है, ठीक है। तो ये होती है सुपर ईगो। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब आता है हमारे पास साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। फ्रॉयड हैज़ गिवन 4 stages of the development, and those are known as psychosexual stages of development. He made sex as the base for these development stages. तो जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं वो 4 हैं। और नंबर 1 इज ओरल स्टेज, अनदर वन इज एनल स्टेज, थर्ड वन इज phallic stage, and fourth one is latency stage. Sorry, 5 stages are there. So genital stage is also there. Sorry for that. So let us discuss one by one. नंबर 1 इज ओरल स्टेज। ओरल स्टेज के अंदर जो है इसको मौखिक चरण भी बोला जाता है। माउथ जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है जो ओरल स्टेज के अंदर काउंट किया जाता है। ओरल स्टेज की अगर एज की बात करें तो बर्थ से लेके और 1.5 साल तक का जब बच्चा होता है तो वो ओरल स्टेज के अंदर काउंट होता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। पूछा जा सकता है कि
ओरल स्टेज जो है उस वो कौन से एज के बीच में लाई करती है? तो ओरल स्टेज, सबसे पहले ओरल माउथ, बच्चा मुंह का ही यूज़ कब करता है सबसे ज़्यादा? कब? जब वो ओरल स्टेज में होता है, और यानी कि 0 से 1.5 साल तक का होता है। उसके अलावा अगर बात करें तो इस ओरल स्टेज के अंदर, ओरली मतलब यूज़, ही और सी जो भी बच्चा होगा वो माउथ का जो है सबसे ज़्यादा यूज़ करेगा। यूज़ ऑफ माउथ फॉर प्राइमरी इंटरेक्शन, जो भी इंटरेक्शन करना चाहेगा वो मुंह से ही करेगा, ठीक है। उसके अलावा इन्फेंट गेट्स प्लेजर फ्रॉम सकिंग, टेस्टिंग एंड टेस्टिंग लिप्स। इस एज के अंदर, इस स्टेज के अंदर बेसिकली बच्चा जो है वो सकिंग, ठीक है, अपने लिप्स को ही चबाता है, ठीक है, कोई भी चीज़ उसको मिलती है तो उसको लाइक मुंह में डालता है, तो वो प्लेजर पाना चाहता है ओरली बेसिकली, ठीक है। तो इस स्टेज को इसलिए उन्होंने बोला कि ये ओरल स्टेज है। उसके अलावा ये एज जो है, और ये जो हैबिट्स जो होती हैं इस एज की, ये किस किस चीज़ को बढ़ावा दे सकती हैं आपके आने वाले टाइम में? स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेल बाइटिंग, कंपल्सिव ईटिंग, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि अंगूठा चूसते हैं बड़े होके भी, नेल बाइटिंग करते रहते हैं, ठीक है। किसी को स्मोकिंग ड्रिंकिंग की लत भी लग सकती है, तो ये सब चीज़ें ओरल स्टेज के अंदर काउंट होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेकेंड स्टेज इज एनल स्टेज। एनल स्टेज या गुदा मंच, या फिर गुदा स्टेज भी कह सकते हैं इसको। सो इस एज के अंदर जो टाइम पीरियड है दैट इज़ 1.5 साल से 3 साल तक, यानी कि 1.5 ईयर्स टू 3 ईयर्स। सो एनल स्टेज के अंदर बच्चा जो है वो एनल से क्या करना चाहता है? प्लेजर सीकिंग करना चाहता है, प्लेजर गेट करना चाहता है, बेसिकली पाना चाहता है। सो मेजर कंसर्न इज टॉयलेट ट्रेनिंग। इस एज के अंदर जो मेजर कंसर्न है वो टॉयलेट ट्रेनिंग है। प्लेजर थ्रू एनल मैनिपुलेशन, बच्चा जो है वो एनल मैनिपुलेशंस के थ्रू प्लेजर जो है, प्लेजर लेना चाहता है, आनंद लेना चाहता है। तो उसको उन्हीं चीज़ों में क्या होता है कि बच्चे को आनंद भी आता है। बार बार बच्चा जैसे कि बोलेगा कि आई आई हैव टू गो टू टॉयलेट, ठीक है, तो बच्चे बार बार उठ उठ के जाते रहते हैं टॉयलेट करने के लिए। सो दीज आर काइंड ऑफ द हैबिट्स और द डूइंग्स दो शोज दिस इज द एनल स्टेज, ठीक है। उसके अलावा अब इससे जो है दो प्रकार की पर्सनैलिटी जो है ना वो बनती है। एक एनल एक्सपल्सिव पर्सनैलिटी, अनदर वन इज एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटी, ठीक है। सो दीज टू पर्सनैलिटीज कैन डेवलप इफ द इनअप्रोप्रिएटनेस ऑफ द पेरेंट्स इज देयर। सो अगर पेरेंट्स जो है उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं इस स्टेज में, बच्चे को अच्छी चीज़ें जो है हैबिट जो है वो नहीं अगर पड़ती हैं, तो दो चीज़ें उभर कर सामने आ सकती हैं, एनल एक्सपल्सिव, अनदर वाइज एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटी। एनल एक्सपल्सिव पर्सनैलिटी जो है इसके अंदर, और इस टाइप के लोग जो है दे कुड डेवलप द पर्सनैलिटी इन विच someone has a messy or wasteful और destructive personality। जो इंसान है वो क्या हो सकता है? डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, काइंड ऑफ वेस्टफुल पर्सन बन सकता है, मैसी काइंड ऑफ पर्सन बन सकता है, ठीक है। अगर रिटेंटिव पर्सनैलिटी है तो फिर वो रिटेंटिव जो पर्सन होगा, रिटेंटिव पर्सनैलिटी जिसकी होगी, डेवलप्स इन विच द इंडिविजुअल इज स्ट्रिंजेंट, ठीक है। यानी कि जो इंसान है वो ऑर्डरली बन सकता है कि हर काम ऑर्डर में करेगा, रिजिड हो जाएगा किसी चीज़ को लेके, ठीक है। ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी आ सकती है किसी की, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें इसके अंदर डेवलप हो सकती हैं। नेक्स्ट स्टेज इज फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज जो टाइम जो है इसका 3 साल से लेके और 6 साल तक फैलिक स्टेज जो है कंसिडर की गई है अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड। अब ये जो स्टेज है इसमें बच्चा जो है प्लेजर प्राप्त करना चाहता है, आनंद लेना चाहता है, किसके किसके थ्रू? टचिंग द जेनिटल्स, जो जननांग हैं उनको टच करके जो है बच्चा प्लेजर गेट प्लेजर सीकिंग करता है, ठीक है। बिगिन टू डिस्कवर डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। इस एज में जो बच्चे हैं वो मेल और फीमेल दोनों में डिफरेंस पता करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। बिकॉज ही वॉज मोर यू नो मोर
और लेस दे थिंक अबाउट देयर जेनाइटल्स। ठीक है, सो इनके बारे में वो सोचते हैं, बात करते हैं, इनको टच करते हैं और प्लेजर प्राप्त करना चाहते हैं। सो जो फेलिक स्टेज है, इस स्टेज के अंदर बच्चे जो हैं वो मेल और फीमेल के डिफरेंस को भी समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, और वो ऐसा मतलब स्टार्ट भी कर देते हैं, लाइक उनमें डिफरेंशिएट करना भी। अब इस एज के अंदर बात करें तो फ्रॉइड कहते हैं कि दो टाइप के लोग जो हैं, दो टाइप के बच्चे और काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सेस सामने आते हैं हमारे। नंबर वन इज इडिपस कॉम्प्लेक्स, अनदर वन इज इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इडिपस कॉम्प्लेक्स जो है, दिस इज अ काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स और पर्सनैलिटी, वो जो उभर के आती है वो है बॉय फील्स लव फॉर मदर। अब बच्चे जो हैं वो अपनी माँ के लिए लाइक फील करते हैं लव। ठीक है, और यहाँ पे जो है फ्रॉइड जो है वो सेक्सुअलिटी के बेस पे इन चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं। यू हैव टू रिमेंबर इट टू। अनदर वन इज इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स में क्या होता है कि जो लड़कियां जो हैं वो अपने फादर साहब के प्रति जो है, फादर के प्रति उनके अंदर लव की फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड। ठीक है, सो इडिपस कम्प्लेक्स याद रखना है तुम्हें। इडिपस कम्प्लेक्स जो है जिसमें बॉयज़ जो हैं अपनी माँ के लिए, मदर के लिए लव फीलिंग्स जो हैं उनमें आने लगती हैं। और इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स जो है, गर्ल्स जो हैं वो दे हैव लव फॉर देयर फादर्स। ठीक है, सो दिस इज इडिपस एंड इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स। उसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेज है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज के अंदर 6 से 12 साल के बच्चे कंसिडर किए जाते हैं। लेटेंसी 6 से 12 साल तक के बच्चे। अब लेटेंसी एज जो है इसके अंदर क्या कहता है कि सेक्सुअल फीलिंग्स आर इनएक्टिव ऑन अकाउंट ऑफ प्रेशर ऑफ सोसाइटी। इस एज में आते ही बच्चे की जो सेक्सुअल फीलिंग्स हैं वो इनएक्टिव होना स्टार्ट हो जाती हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द सोसाइटी। अब जो बच्चा है जो अपने जेनाइटल्स को टच करके या फिर कैसे भी जो है वो प्लेजर सीकिंग कर रहा था, अब जो है सोसाइटी के बारे में वो समझने लगता है। ठीक है, और जब सोसाइटी के जो एस्पेक्ट्स हैं, जो रूल एंड रेगुलेशंस और जो चीज़ें हैं उनको जब समझता है वो, तो उसकी जो सेक्सुअल फीलिंग्स हैं वो इनएक्टिव होना शुरू हो जाती हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, नाउ स्टेज बिगिंस व्हेन चाइल्ड एंटर टू स्कूल। और इस स्टेज को उन्होंने वो एज भी बोला है जिसमें बच्चा जो है स्कूल में एंटर करना शुरू कर देता है। 6 साल का बच्चा होता है तो वो स्कूल गोइंग एज भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, सो लेटेंसी स्टेज 6 से 12 साल, सॉरी 6 से 12 साल। और इसके अंदर सेक्सुअल फीलिंग्स जो हैं वो इनएक्टिव हो जाती हैं कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द सोसाइटी। और स्टेज बिगिंस, इस स्टेज के अंदर बच्चा जो है लाइक स्टार्ट एंटरिंग टू द स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट और द फाइनल स्टेज दैट इज जेनाइटल स्टेज। इसके अंदर जो है बच्चा 12 से लेके और डेथ तक जो है ये जेनाइटल स्टेज जो काउंट की जाती है। अब ये जो स्टेज थी, लेटेंसी जो स्टेज थी, वो जो है अपसेट मानी जाती है। ठीक है, बिकॉज लेटेंसी स्टेज में क्या होता है कि इनएक्टिव होने लगती हैं फीलिंग्स, जो सेक्सुअल फीलिंग्स हैं। लेकिन जेनाइटल स्टेज जो है, फिफ्थ जो स्टेज है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटरेस्ट इन अपोजिट सेक्स इज डेवलप्ड। ठीक है, यानी कि बच्चे के अंदर स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल फीलिंग्स जो हैं वो उत्पन्न होने लगती हैं, डेवलप होने लगती हैं फॉर द अपोजिट सेक्स। ठीक है, दीज ऑल आर स्टेजेस, दोज आर साइकोसेक्सुअल अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉयड। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टू।